हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर नितिका इन फ्रंट ऑफ यू। मैं आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ यहाँ पर और अनअकैडमी टीम की तरफ से आप सबका बहुत वेलकम है इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म में, जिसमें कि आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट। सो आर यू गाइज रेडी फॉर डूइंग गवर्नमेंट बजट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे? क्योंकि जो गवर्नमेंट बजट है ना, ये एक चैप्टर तो है ही है, इसके अलावा गाइस ये एक बड़ा जनरल टॉपिक है जो नॉर्मली भी तुम लोग को पता होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर आई स्टार्ट मैं अपनी इंट्रोडक्शन और हमारी अनअकैडमी की इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगी। मेरा नाम है डॉक्टर नितिका भंडारी। आई एम अ वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. I've done PhD in finance. I'm double postgraduated, guys. That is MCom and MBA. UGC with GRF qualified, CA inter qualified, and I have teaching experience of 9+ years, जो कि अभी 10 years हो चुका है. It is completed now. Let's talk about Unacademy, everyone. अनअकैडमी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर जो आजकल चल रहा है, दैट इज आस्कर आउट फीचर। तो अगर अभी तक आपने आस्कर आउट को यूज़ नहीं किया है, फटाफट से यूज़ कर लीजिए, क्योंकि आस्कर आउट फीचर यूज़ करने से आपके जो अनलिमिटेड डाउट्स हैं वो इमीडिएटली सॉल्व आउट हो जाएंगे। सिंपली आस्क अ डाउट क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करके आपको अपने डाउट को भेज देना है और विद इन फ्यू मिनट्स ही आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने की ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से पढ़ने का मौका, वो भी बिल्कुल लाइव, और सारा अनलिमिटेड असेस, हर तरह के नोट्स, एवरीथिंग विच यू रिक्वायर टू क्रैक योर एग्जाम्स, वो तुम्हें यहाँ मिलेगा। सर लेट्स क्रैक इट। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए गाइस, इसमें से तुम कोई भी प्लान यूज़ कर लो, लेकिन राजा BN लाइव कोड ज़रूर यूज़ करना, क्योंकि उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आई रियली वांट कि अगर 10% डिस्काउंट मिल रहा है तो मेरे बच्चे क्यों ना ले भाई, है ना? तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज फॉर 1-to-1। अगर आपको 1-to-1 पढ़ाई करनी है, 1-to-1 टीचर से डाउट्स पूछना है, तो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लेना है राजा। ओके, अब मैं आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के भी प्लान्स यहाँ पे शो कर रही हूँ, इसमें से आप कोई भी प्लान ऑप्ट आउट कर सकते हो। 10% ऑफ अगेन BN लाइव एवरीवन, BN लाइव कोड यूज करके अब सब बच्चे लेट्स क्रैक इट एक बार बोल दो। और मैं यहाँ पर अपना प्यारा सा स्वीट सा लेक्चर शुरू कर रही हूँ, दैट इज ऑन गवर्नमेंट बजट। और इस लेक्चर के लिए मैं आपको एक प्रॉमिस भी कर रही हूँ। क्या प्रॉमिस मैम? वो प्रॉमिस ये कि आज का लेक्चर सुनने के बाद गवर्नमेंट बजट में से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, मार्क्स तुम्हारे पक्के हैं। गवर्नमेंट बजट को मैंने 4 दिन दिए हैं टोटल, ठीक है? आज उसका फर्स्ट डे है, उसके बाद 2-3 दिन और करके हम इस पूरे चैप्टर का लास्ट में एक मेंटी भी करेंगे, राइट? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक नॉर्मल दिखाती हूँ कि गवर्नमेंट बजट है क्या बेसिकली यार। इसमें कौन कौन सी चीज़ों को तुम्हें कंसिडर करना है, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है पेपर में लिखने के लिए। सो लेट मी जस्ट टेल यू। ये देखिए, ये इसकी प्रॉपरली मैंने यहाँ पर आपको डेफिनेशन शो की है कि जो गवर्नमेंट बजट है ना, इट इज़ अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है, वो क्या है? एनुअल। ये एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ईयरली जिसको हम कहते हैं। तो कई बार तो यही क्वेश्चन MCQ में आ जाता है कि ये मंथली या कुछ इस तरह से नहीं है, इट इज़ ईयरली, मतलब ये हर साल होती है, हर साल, ठीक है? और मेनली जो है ना राजा, इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। ओके मैम, कौन से 2 कंपोनेंट्स? ओके, आई जस्ट टेल यू। इसके 2 कंपोनेंट्स है गाइज, जैसे ज़िंदगी को चलाने के लिए इनकम चाहिए और उस इनकम को हम खर्च कर देते हैं, ठीक है ना? एक मतलब हमारे पास रिसीट होती है, एक हमारे पास एक्सपेंडिचर होता है। तो बस यही 2 इसके भी पार्ट्स हैं, एक है रिसीट, एक है एक्सपेंडिचर। इतनी बात मुझे लगता है सबको क्लियर हो गई। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, एक और इम्पॉर्टेंट बात, वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो बजट बनता है ना, ये आने वाले साल के लिए बनता है। मतलब ये आने वाले साल के लिए बनता है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आने वाले साल के लिए, मतलब फ्यूचर ईयर के लिए बनता है। जैसे मान लो अभी ये 2021 में जो फरवरी में बजट आया था, वो अभी ये जो साल चल रहा है ना, उस पूरे साल के लिए वो चलेगा बजट। समझ आई मेरे राजे को? ओके, दैट इज रियली कूल। चलिए, अब मैं आपको इसके 2 कंपोनेंट्स बताती हूँ।
इसके मेनली गाइस दो कंपोनेंट्स होते हैं जो अपने दिमाग में बिल्कुल ज़ेरॉक्स कर लो तुम लोग। एक होता है इसके अंदर रेवेन्यू बजट और एक होता है इसके अंदर कैपिटल बजट। डिटेल में बताऊंगी क्या है, अभी सिर्फ कंपोनेंट्स के नाम अपने दिमाग में स्टोर करके रखो। रेवेन्यू बजट के ना आगे दो पार्ट्स हैं। कौन से मैम एक बारी बताओ? ओके, एक है रेवेन्यू रिसीट, वही वही जो मैंने पहले बताया था, रिसीट और एक्सपेंडिचर ये तो सेम रहेगा, बस इसके आगे रेवेन्यू रेवेन्यू वर्ड हम ऐड कर देते हैं। ये मैंने बना दिया इसको रेवेन्यू रिसीट और ये मैंने बना दिया इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, ऑलराइट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कैपिटल बजट की बात करूँ, इसमें भी मैं ऐसे ही करूँगी। इसको मैं बना देती हूँ कैपिटल रिसीट, राइट, और इसको मैं बना देती हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये क्या है, इन आइटम्स का यूज़ क्या है, वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अभी 4 दिन है, थोड़ा सा हौसला रखना पड़ेगा क्योंकि इतनी अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी आपको कि बस आपको फिर कोई बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट, जो है बस यही है। ठीक है। अब सबसे पहले ना मैं आपको एक क्वेश्चन करवाना चाहती हूँ बिफोर आई गिव यू क्लैरिटी अबाउट दीज आइटम्स, क्योंकि फिर हम बहुत डिटेल में चले जाएंगे। उससे पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, दैट आर ऑब्जेक्टिव्स, जिसका 90% चांस होता है पेपर में आने का। देखो मेरे पास उसकी स्लाइड्स बनी हुई हैं, लेकिन मैं खुद हैंड रिटन करके उसके कीवर्ड्स देके तुम्हें समझाने वाली हूँ। सो अगर आप मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं तो प्लीज़ कॉपी पेन साथ साथ में अपना यूज़ करिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, ये मैं आपको दे रही हूँ। इसके अंदर देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, कम ऑन एवरीवन राइट विद मी यार प्लीज, क्योंकि देखो मेरे लिखने का मकसद तो यही है ना कि साथ साथ में तुम मेरे लिखो, हम साथ साथ हैं। चलो इसी गाने के साथ यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लिखो, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑब्जेक्टिव्स में ना जो तो मेरे पुराने बच्चे यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं वो तो बिल्कुल मैम के वर्ड्स को पकड़ रहे हैं यहाँ पर, और अगर तुम पहली बार मुझे सुन रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पे वर्ड्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है राजा। अभी जैसे यहाँ पे री एलोकेशन वर्ड यूज कर रही हूँ ना, यहाँ पे री एलोकेशन की जगह कोई और वर्ड यूज नहीं करना तुमको, तुमको री एलोकेशन यूज करना है, क्योंकि मैं एक और वर्ड का हेर फेर तुम्हें अभी दिखाऊंगी तो तुम समझ जाओगे कि क्यों नहीं यहाँ पे यूज करना। ठीक है, एक सेकंड सेकंड मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पॉइंट, देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन, अभी यहाँ पे मैंने वर्ड क्या लिखा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन, प्लीज समझने की कोशिश करो यहाँ पे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब कई बार ये क्वेश्चन तुम्हें पेपर में पूछेंगे, तो अगर ये आपस में तुमने एक्सचेंज किए वर्ड्स तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मतलब ध्यान से सुनिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो सकता और रीएलोकेशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ नहीं हो सकता। रीएलोकेशन वर्ड रिसोर्सेज के साथ ही आएगा और रीडिस्ट्रीब्यूशन वर्ड इनकम एंड वेल्थ के साथ ही आएगा, और यहाँ पे तो दोनों वर्ड्स होने चाहिए, इनकम एंड वेल्थ। सो दिस इज द टू ऑब्जेक्टिव्स जो कि गवर्नमेंट बजट के हैं। आगे और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, अभी हम रुके नहीं हैं, अभी मैं थर्ड भी लिखवाऊंगी तुम लोग को। लिखो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखो गाइज आजकल कोरोना चल रहा है, बहुत मुश्किल हुई हुई है यार, मतलब हमारी जो इकोनॉमी है लगातार वो डिटीरियोरेट हो रही है। आपको पता है पीछे जीडीपी कितना गिर गया था, नेगेटिव में चला गया था। उसका रीज़न ये है कि हर जगह लॉसेस हो रहे हैं, बिजनेसमैन का बिजनेस नहीं चल रहा है, जॉब्स वालों की जॉब्स जाते जा रही हैं, तो हमारा पूरा का पूरा जो इकोनॉमी है ना वो खराब हुआ हुआ है। इसलिए जो इस साल का गवर्नमेंट बजट आया है ना, अगर तुम उसको माइन्यूटली पढ़ोगे उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट ने फैक्टर्स डालने की कोशिश की है ताकि कुछ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो सके, कुछ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सके इकोनॉमी के अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी। अच्छा मैम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ना हमें एक और वर्ड दो, तो एक और वर्ड यहाँ पे लिखो, एक और वर्ड लिखो यहाँ पे, रिमूवल ऑफ फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस। फ्लक्चुएशंस इन प्राइसेस, ये ठीक रहा ना, रिमूवल इन,
मतलब फ्लक्चुएशन इन प्राइजेस कैसे? फ्लक्चुएशन दो तरह से हो सकता है। देखो यहाँ तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, इन्फ्लेशन का मतलब तुम लोग को पता ही है, महंगाई हो जाना। तो या फिर डिफ्लेशन हो जाएगा। डिफ्लेशन का मतलब क्या है? जब प्राइसेस कम होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ इन्फ्लेशन हो जाएगा, यहाँ डिफ्लेशन हो जाएगा। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? स्टेबल रखना, ना इन्फ्लेशन हो ना डिफ्लेशन हो। तो ये गवर्नमेंट बजट का एक हमारा जो है मकसद रहता है, एक ऑब्जेक्टिव हमारा इसका रहता है। कमेंट सेक्शन में अपने सारे डाउट्स लिखते जाना, मैं सारे डाउट्स को आपको क्लेरिफाई कर दूंगी, पर अभी आप मुझे सिर्फ ध्यान से सुनते जाइए। सारे डाउट्स आपके क्लेरिफाई होंगे। 4 लेक्चर्स है अभी गवर्नमेंट बजट के। जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं उसको कॉपी पेन लेकर नोट करते जाओ। ओके, कॉपी पेन लेकर उसको नोट करते जाओ। हर एक सिंगल माइन्यूट से माइन्यूट डाउट तुम्हारा हम क्लियर करेंगे यहाँ पे। ओके, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से ही मिलता जुलता मैं लिख रही हूँ, इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो बेटे, इकोनॉमी की ग्रोथ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कंट्री चाहती है इकोनॉमी की ग्रोथ हो। अब सवाल पैदा होता है, इकोनॉमी की ग्रोथ जो है उसका इंडिकेटर क्या है? कोई मुझे बताएगा उसका इंडिकेटर क्या है? कोई बताएगा? जल्दी जल्दी जल्दी। यस, उसका इंडिकेटर है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो सरकार हर तरह से कोशिश करती है कि वो जीडीपी को बढ़ाए, जीडीपी को इंक्रीज करे। क्योंकि जिस कंट्री का जीडीपी अच्छा होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विच इज डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम के चैप्टर में हमने बहुत डिटेल से किया इसको। अगर आपने मेरा नेशनल इनकम का चैप्टर नहीं सुना है, एक बार रिकॉर्डेड जाके जरूर सुन लेना नेशनल इनकम का चैप्टर, क्योंकि उससे तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर क्या है? इट इज जीडीपी, और गवर्नमेंट बजट के थ्रू हम इसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगला आपका पॉइंट आता है रिड्यूसिंग। ये पक्का क्वेश्चन आएगा पेपर में। तो अगर तुमको हेडिंग्स इसके याद, मैं अभी ना एक कीवर्ड भी दूंगी इसके लिए, हेडिंग्स को लर्न करने के लिए, क्योंकि बच्चों के मुझे लगातार कमेंट्स आते हैं कि मैम हमें ना जब पूरा सिलेबस याद करना पड़ता है ना तो हमें बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हमें चीज़ें जम्बल्ड हो जाती हैं, ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो मैं आपको हर एक चीज़ को याद करने का एक तरीका बताऊंगी। वो तरीका जब तुम यूज़ करोगे तो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन जो है बिल्कुल नहीं रहेगा। अब यहाँ पे देखो, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब है, रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब है कि जो भी इंडस्ट्रीज है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड यूनिट्स में ही लगती जा रही हैं। तो गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि वो एनकरेज करे। क्या एनकरेज करे मैम? रुको मैं पेन चेंज कर लूँ यहाँ पर। वो क्या एनकरेज करे? आई टेल यू, वो एनकरेज करे सेटिंग अप of प्रोडक्शन यूनिट्स। प्रोडक्शन यूनिट्स कहाँ कहाँ? लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखो, प्रोडक्शन यूनिट्स इन, एब्सोल्युटली करेक्ट, इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज। कोई भी बंदा बैकवर्ड एरियाज में तो कुछ लगा ही नहीं रहा भाई लोग। तो अगर बैकवर्ड एरियाज में यार तुम कुछ लगाओगे नहीं, तो बैकवर्ड एरियाज फिर कैसे डेवलप होंगे? है ना। तो वो गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि कैसे रीजनल डिस्पैरिटी को हम रिमूव करें। तो अब ये पांचों के लिए मैंने एक वर्ड बनाया है। रीएलोकेशन का मैंने ले लिया आर। सुनते जाओ, यहाँ पे मजा आएगा तुम लोग को सुन के। पहले मैं सबका एक एक वर्ड ले लेती हूँ, ग्रीन पेन यूज करती हूँ। आर ले लिया मैंने इसका। इसका मैंने ले लिया आय, इनकम का, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों का हमने ई ले लिया, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दोनों का हमने ई ले लिया। और लास्ट में रीजनल डिस्पैरिटी का हमने क्या ले लिया? आर, ठीक है। सो इट बिकम्स वेरी सिंपल, आर आई ई आर, आर आई ई आर। दोबारा बोलो एक बार, कमेंट सेक्शन भर दो इससे, आर आई ई आर, आर आई ई आर। बच्चों को ऐसे याद कराते हैं ना। सो आर इज फॉर रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, आई इज फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, E is for economic stability, E is for economic growth, R is for reducing regional disparity. ये how's it? कैसा लगा मैम? बहुत अच्छा। ओ गॉड मैम, हम यूं ही इतना परेशान हो रहे थे, ये तो बहुत सिंपल था। देखा, मैंने बोला था ना।
चलिए अब मैं सेकंड टॉपिक की तरफ मूव कर रही हूँ। सांस ले लो एक बार, एक्सहेल। चलिए अभी देखिए, दो तरह का बजट मैंने तुम्हें बताया है। एक मैंने तुम्हें बताया है रेवेन्यू बजट, एक मैंने तुम्हें बताया है कैपिटल बजट। अभी तुम्हें मैंने बताया है इन दोनों के अंदर दोनों दोनों आइटम्स आते हैं, रिसीट्स भी आते हैं, एक्सपेंडिचर्स भी आते हैं। पर रेवेन्यू बजट के अंदर रेवेन्यू रिसीट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है, और कैपिटल बजट के अंदर कैपिटल रिसीट कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है। अभी एक्चुअली मैम हमको बताओ इनमें फर्क क्या है। आइए आइए मेरे साथ चलिए अगले सफर की तरफ। ये देखिए, पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ गाइस कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब इन सिंपल वर्ड्स, पहले तो यार एक्सपेंडिचर का मतलब बताओ मुझे क्या है। एक्सपेंडिचर सिंपल खर्चा, सिंपल खर्चा, खर्चा जो कैपिटल नेचर का है। ठीक है, तो कैपिटल नेचर के खर्चे को आइडेंटिफाई कैसे करना है, सवाल तो ये पैदा होता है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो मैं फटाफट से आपको एक तरीका बताती हूँ इसको आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, अभी मान लीजिए गवर्नमेंट ने ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया, गवर्नमेंट ने ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया, एक पुल बनाया। तो मुझे यहाँ पर सब लोग बताएंगे कि ये गवर्नमेंट का खर्चा हुआ या उसकी इनकम हुई, जल्दी से मुझे बताएंगे। अगर गवर्नमेंट ने ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया तो ये गवर्नमेंट की इनकम हुई या एक्सपेंडिचर हुआ। मैम ये भी कोई क्वेश्चन हुआ, बट ऑब्वियस एक्सपेंडिचर हुआ। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, अभी गवर्नमेंट ने लोन पे किया, गवर्नमेंट ने लोन पे किया, उसने लिया हुआ था उसने पे कर दिया। अभी गवर्नमेंट की तरफ से पैसा जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से पैसा जा रहा है, निकल रहा है उसकी पॉकेट से, तो वो क्या बन जाएगा, खर्चा। अब व्हाई इट हैज बिकम कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसका कारण ये है, एक सेकेंड, मैं इसके लिए एक स्लाइड बनाना पसंद करूंगी, आप प्लीज मेरे साथ वो स्लाइड बनाइएगा। ये मैंने एक स्लाइड इसमें ऐड कर दी और ये हम यहाँ पे स्लाइड बनाएंगे। ओके, नाउ आई टेल यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है, फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर हम लिखेंगे पैसा जा रहा है। सिंपल वर्ड्स में लिख रही हूं मैं, बच्चा भी आइडेंटिफाई कर पाएगा। यहाँ मैं इसको लिख दूंगी खर्चा। किसका खर्चा, हमारा नहीं, हमारे पापा का नहीं, हमारे मम्मा का नहीं, ये खर्चा है किसका, गवर्नमेंट का। अभी दो चीजों पे इसका इफेक्ट पड़ने वाला है, दो चीजों पे। देखिए, या तो एसेट क्रिएट हो जाएगा, अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ना, एक पुल बना दी ना मैंने एग्जांपल। अभी जब पुल बना तो एक एसेट क्रिएट हो गया ना राजा, तो एक एसेट क्रिएट हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर से। और या क्या होगा, या क्या होगा, लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये सिर्फ तीन पॉइंट्स को तुमने दिमाग में रखना है, बस हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यस ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मैं आपको अभी ना कुछ एग्जांपल्स भी दूंगी और जो लोग करेक्ट आंसर करेंगे उन लोगों के लिए हम यहाँ पर क्लैप करेंगे। ऑलराइट, सो प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। कैपिटल एक्सपेंडिचर पता लग गया, पैसा जा रहा है, खर्चा हो रहा है, या तो एसेट क्रिएट हो रहा है या लायबिलिटी रिड्यूस हो रहा है, दोनों में से एक काम होगा। एग्जाम्पल्स मैंने दोनों तरह की तुमको दी हैं, एक बार दोबारा देख लो। अगर तो ब्रिज कंस्ट्रक्ट हुआ है तो एसेट क्रिएट हुआ गवर्नमेंट का, अगर गवर्नमेंट ने लोन की पेमेंट की है तो लायबिलिटी रिड्यूस हुई किसकी, गवर्नमेंट की। और ये दोनों तरह के एलिमेंट्स किसके अंदर आ गए, ये दोनों तरह के एलिमेंट्स आ गए कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। इज दिस क्लियर, एब्सोल्युटली। ओके, अब मैं आ रही हूँ गाइस कैपिटल रिसीट की तरफ। बिफोर आई गिव यू द एग्जाम्पल्स ना, मैं वही पॉइंट्स यहाँ पर लिखूंगी जैसे मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लिखे, सेम वैसे पॉइंट्स। Listen to me carefully guys, this lecture will change your life if you listen to me carefully, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चंस आने हैं पेपर में और यही चीज़ें झोलमोल कर देती हैं पेपर में, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, अरे ये रेवेन्यू रिसीट है, अरे ये कैपिटल रिसीट है, कुछ
कुछ समझ ही नहीं आता, बट ये स्टेप्स फॉलो कर लोगे ना, इजीली समझ आएगा। बड़ी सारी एग्जाम्पल्स से भी मैं आपको समझाऊंगी। पहले इसका मेन पॉइंट समझते हैं। पैसा आ रहा है, आ रहा है, कैपिटल रिसीट में क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, मतलब यू आर रिसीविंग मनी, बेसिकली यू आर रिसीविंग मनी, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, हम पैसा रिसीव कर रहे हैं, इतना बात तो यार क्लियर हो ही जाता है कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आम बंदे की तरह सोचना है हमको, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, वो तो हमको समझ आ जाएगा। उसके बाद बताओ मैम, हमें ये तो हम समझ लेंगे, उसके बाद बताओ कि कैपिटल रिसीट से होगा क्या। अच्छा, कोई आइडिया देगा मुझे कैपिटल रिसीट से होगा क्या? कोई भी, मैं बताऊं, हाँ बताओ। अच्छा, क्रिएट हो जाएगी लाइबिलिटी। ओके, कैसे मैम, कैसे लाइबिलिटी क्रिएट होगी? एक मिनट सब्र रख लो, सब्र रख लो, मैं आपको भी एग्जांपल देती हूँ। देखो, तुमने पैसे बोरो किए, गवर्नमेंट को गाइस पैसे की जरूरत पड़ गई और गवर्नमेंट ने ना पैसा बोरो कर लिया। गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ी तो गवर्नमेंट ने पैसा बोरो कर लिया, कहीं से भी कर लिया, फॉरेन कंट्री से कर लिया, या जहां से उसको जौन सा सोर्स रिलायबल लगा उसने बोरो कर लिया। पर यार वो हमारा मामा चाचा ताया तो था नहीं ना कि वो बोरो बोरो मतलब तुम्हें उधार दे के भूल जाएगा। अरे बाबू, ये तो कर्जा हमारे सर पे, बिल्कुल हमारे सर पे कर्जा डल गया, ये हमको वापस करना पड़ेगा। इसलिए ये कौन सी कैटेगरी में आ गया मेरे बच्चा, ये हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, ये हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, बिल्कुल जी बिल्कुल लाइबिलिटी क्रिएट हो गई जी, हो गई। अब तीसरा पॉइंट इसका, नोट करते जाइए यार, इसको नोट करते जाइए। रिड्यूस एसेट। अच्छा, कैसे मैम, कैसे, हमें बताओ। रिकवरी ऑफ लोन। अच्छा, तुमने किसी को लोन दिया हुआ था, तो वो तुम्हारा लेनदार था, तुम्हारा डेटर था, तो डेटर को राजा तुमने एसेट साइड पे रखा हुआ था। अब जब भी वो डेटर तुम्हें पैसा वापस कर रहा है, तुम्हें लोन रिकवर हो गया है, तुम्हारे पास पैसा आ गया है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारा एसेट कम हो गया क्योंकि तुम्हें पैसा मिल गया। एब्सोल्युटली करेक्ट ना। इसमें एक और एग्जांपल मैंने ऊपर छोटी सी छुपा के लिखी हुई है जिसका नाम है डिसइन्वेस्टमेंट। ओके मैम, डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, हम आपको समझाते हैं बड़े ही प्यार से, बड़ी ही डिटेल से। ये बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है, सेल। जब तुम बेटा अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की सेल कर देते हो, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की सेल कर देते हो, उसको हम कह देते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, यहाँ पर बड़े सिंपल शब्दों में सुनिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा डालना, पैसा लगाना। और मेरे राजे, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब इससे बिल्कुल उल्टा हो जाता है, पैसा निकालना, पैसा निकाल लेना, उसको हम क्या कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। और ये किस कैटेगरी में आता है, ये आता है कैपिटल रिसीट की कैटेगरी में, बिकॉज इट रिड्यूसेस द एसेट्स। आई होप यहाँ पर मेरे सारे प्यारे बच्चों को कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट तो बाबू क्लियर हो गया। अभी हम पीछे नहीं हटेंगे, एक बार फिर से बोलेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है जब हमारा खर्चा हो रहा है, पैसा हाथ से निकल रहा है। ये दो तरह से हो सकता है, या तो एसेट क्रिएट होगा, जैसे गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया ब्रिज बनाने के लिए, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया कोई हॉस्पिटल बनाने के लिए, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया कोई स्कूल बनाने के लिए, तो ये सिंपल शब्दों में आपका एसेट क्रिएट हो गया। थर्ड पॉइंट, या आपकी लायबिलिटी जो है एकदम रिड्यूस हो गई है, एकदम रिड्यूस क्यों हो गई है यार, रिड्यूस क्यों, क्योंकि तुमने लोन की पेमेंट कर दी। अरे वाह यार, ये तो बहुत अच्छा हो गया, नो डाउट पैसा निकला, पैसा निकला, बट हमारी लायबिलिटी भी तो रिड्यूस हो गई ना, फायदा भी तो हो गया ना, ये तो है ही है।
कैपिटल रिसीट बिल्कुल पैसा आ रहा है, 2 पॉइंट्स। लाइबिलिटी क्रिएट हो गई क्योंकि क्योंकि लाइबिलिटी क्यों क्रिएट हो गई, क्योंकि तुमने बोरो कर लिए पैसे। और एसेट क्यों रिड्यूस हो गया, क्योंकि तुमने पैसे पे कर दिए। वो पहले तुम्हारा एसेट बना हुआ था, अब क्योंकि तुमने पे कर दिया तो वो तुम्हारे कैपिटल रिसीट की कैटेगरी में आ जाएगा। इज दिस क्लियर? अभी अगर तुमको ये क्लियर हो गया ना, तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसीट अगर आपको क्लियर हो गया ना, तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट है ना, ये तो काका जी आपको हलवा लगने वाला है। तो हलवा खाने के लिए तैयार हो जाइए। भाग भाग के हम रेवेन्यू की तरफ चल रहे हैं। आ जाइए ज़रा। मैं खुद से स्लाइड्स बनाऊंगी यार, क्योंकि मुझे खुद से स्लाइड्स बना के जो आनंद मिलता है वो मुझे ऑलरेडी बनी हुई स्लाइड्स को दिखाकर नहीं मिलता है। तो यहाँ पर लिखिए अपने अपनी कॉपीज के अंदर रेवेन्यू रिसीट। ओके, तो जो रेवेन्यू रिसीट है, सिंपल शब्दों में रिसीव कर रहे हो तुम। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो, पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है। रेवेन्यू रिसीट के अंदर क्या हो रहा है, जल्दी बताओ। ऑफ कोर्स पैसा आ रहा है, लेकिन ये बड़ा शरीफ है। इसने ना एसेट पे कोई असर डालना है, ना लाइबिलिटी पे कोई असर डालना है। मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे। नीदर क्रिएट अ लाइबिलिटी, ना ही कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई है ना। जैसे कैपिटल रिसीट के केस में लाइबिलिटी क्रिएट हो गई थी ना, इसमें नको कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई, और ना ही कोई एसेट रिड्यूस हुआ। अरे बाबूजी, कोई एसेट वैसेट रिड्यूस नहीं हुआ थे। नॉट रिड्यूस एनी एसेट। अरे ये तो बड़ा सिंपल है यार। रेवेन्यू रिसीट, पैसा आ रहा है, ना लाइबिलिटी पे कोई असर, ना एसेट पे कोई असर। एज सिंपल एज दैट। कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे ना और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ, इसका बेस्टेस्ट एग्जाम्पल रहता है रेवेन्यू रिसीट का टैक्स। आपने बहुत बार ये लाइन सुनी होगी दैट टैक्स इज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। यस मैम, मैंने सुनी हुई है मैम, मैंने भी सुन रखी है। तो तुमको बता दूं कि ये रेवेन्यू रिसीट होती है। अब अगर गवर्नमेंट ने टैक्स रिसीव कर लिया है तो कौन सी यार गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है? नको। और ना ही यार उसका कोई एसेट रिड्यूस हुआ है। टैक्स मिल गया ना, उसको पैसा मिल गया ना, हाँ वो गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर चला जाएगा। सिंपल है। अले अले अले। चलो एक मिनट, अब मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बता दूं, फिर इन डिटेल में आपको इसकी कुछ आइटम्स समझाऊंगी। ठीक है, अभी तो मैं आपको सिर्फ एक टेक्निक बता रही हूँ कि आइडेंटिफाई आपको करना कैसे है, कि ये रेवेन्यू रिसीट के अंदर आएगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किसकी किसकी किसकी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। अगेन, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सपेंडिचर बच्चा लोग? खर्चा मैडम, खर्चा। जैसे हम अपने स्कूल की कैंटीन में जाके दोस्तों के साथ समोसे कोल्ड ड्रिंक खाते पीते हैं, खर्चा करते हैं, उसी तरह से गवर्नमेंट भी खर्चा कर रही है। बट ये खर्चा है कौन सी नेचर का? रेवेन्यू नेचर का। कौन सी नेचर का? रेवेन्यू नेचर का। तो जो रेवेन्यू नेचर का खर्चा होता है ना, वो भी एसेट लायबिलिटी पे नको असर डालता है। तो इसके लिए मैं दो लफ्ज यहाँ पर यूज करने की कोशिश करूंगी। वो है, अगर तुम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हो, कोई एसेट क्रिएट नहीं होगा बाबू, नीदर क्रिएट एसेट। जैसे इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। वेट अ मिनट, रेड से करती हूँ, थोड़ा डिस्टिंक्शन हो जाएगा। जैसे पेमेंट ऑफ सैलरीज, पेमेंट ऑफ सैलरीज। अगर हम सैलरी पे कर रहे हैं बाबू, अगर हम सैलरी पे कर रहे हैं, तो वो कौन से तरह का खर्चा है? वो है रेवेन्यू खर्चा, क्योंकि इससे कोई एसेट थोड़े ना क्रिएट हो गया। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चा क्या था? उसमें हमने स्कूल कॉलेज बनाए थे यार, तो वो तो अपनी कंट्री का बहुत तगड़ा एसेट बन जाता है। सैलरी को पे करने से कोई एसेट नहीं बना। पेमेंट ऑफ सैलरी नीदर क्रिएट एसेट्स एंड नॉर रिड्यूसेस एनी लायबिलिटी, ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस होगी।
nor reduces any liability. ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीवन? कम ऑन यार, हाउस द जोश, कम ऑन टेल मी। यहाँ पे हाय 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 मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल दिखना चाहिए, जोश बहुत सही होना चाहिए। दिमाग तभी तेज तेज भागता है, हमने दिमाग को तेज तेज भगाना है भाई। यहाँ पर इतनी बात सबको क्लियर हो गई। आई एम सो हैप्पी आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब चलिए, अभी मैं थोड़ी सी स्लाइड्स भी तुम्हें शो कर दूं। अपनी तो कारस्तानी मैंने कर दी यहाँ पर, अपना तो मैंने यहाँ पर तुम्हें अलग अलग स्लाइड्स बना के दिखा दिए। अब लेट्स सी यार, जो स्लाइड्स बुक के अकॉर्डिंगली हैं वो क्या कहती हैं। तो पहले तो हम बजट रिसीट की बात करेंगे। अब बजट रिसीट ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, अभी तुम्हें सुनने में ना बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि जो चीज़ आती होती है ना वो सुनना और अच्छा लगता है कि नहीं मैम? ये तो है। चलो फिर सुनते हैं यहाँ पे। अच्छा, बजट रिसीट एक हो गया, कैपिटल रिसीट यहाँ पे, ठीक है, एक हो गया रेवेन्यू रिसीट। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। जो कैपिटल रिसीट था, देखो वो तो एसेट लायबिलिटी दोनों पे असर डाल रहा है, लेकिन जो रेवेन्यू रिसीट है वो ना ही एसेट पे असर डाल रहा है ना ही रेवेन्यू पे असर डाल रहा है। देखते हैं कैसे। पहले तो गाइज आपको बजट रिसीट का ना मतलब पता होना चाहिए, अगर तुम्हें पेपर में लिखना आए। गाइज मैं एक साफ साफ शब्दों में तुम्हें चीज बता दूं, अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग, दीज टू थिंग्स आर टोटली डिफरेंट। चीज को समझना, जैसे अभी मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम प्यार से समझ रहे हो, ये बिल्कुल एक अलग चीज है। अभी समझ के उस चीज को पेपर में लिख के आना, राइट करना, वो एक अलग चीज है। तो राइटिंग के ही मार्क्स मिलेंगे पेपर में, तो तुमने कोशिश करनी है यहाँ पे जिस तरह से मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, समझने के बाद उनको भी ग्रैस्प करना है कि आखिर हमको लिखना कैसे है। अभी जैसे बजट रिसीट में तुम यूं लिखोगे, बजट रिसीट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे एस्टिमेटेड, ये बच्चे भूल जाते हैं। यहाँ पर ना हम जो भी कर रहे हैं ना, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हम ज्योतिषी बने हुए हैं, हम आने वाले टाइम को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में इतना एक्सपेंडिचर होगा, आने वाले टाइम में इतनी रिसीट होगी। ये चीज जो है ना, ये दिमाग में रहती नहीं है हमारे। हम ये सोचे जाते हैं अच्छा पेमेंट हो चुकी है, अच्छा रिसीट हो चुकी है। अरे नहीं बाबू, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी होना है। हम सिर्फ एस्टिमेट्स लगा रहे हैं सो दैट हम प्रॉपर रोल प्ले कर सकें कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। ऑलराइट, अभी साफ साफ स्लाइड में वही लिखा है जो अभी नितिका मैडम ने अपने हाथों से तुम्हें लिख के दिखाया था। रेवेन्यू रिसीट के अंदर लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, ना ही कोई एसेट रिड्यूस होता है। कैपिटल रिसीट में दोनों ही चीजें होती हैं। कैपिटल बड़ा शैतान है, या वो लाइबिलिटीज को क्रिएट कर देता है या वो तुम्हारे फाइनेंशियल एसेट्स को रिड्यूस कर देता है, दोनों ही काम कर देता है। ठीक है, अभी ये चीज को फिर से मैंने यहाँ पर लिखा है। अब मैं आपको वो सारे रेवेन्यू रिसीट्स बताऊंगी जो इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। सबसे पहला टैक्स रेवेन्यू। टैक्स एक ऐसा शब्द है जिससे सब दूर भागते हैं, कोई टैक्स वैक्स पे नहीं करना चाहता, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स पे करना एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज है, और गवर्नमेंट तुमसे टैक्स लेकर रहती है बिकॉज इट इज़ अ लीगली कंपल्सरी पेमेंट। ये तुम्हारी ऑप्शन नहीं है बेटा, ये लीगली है, कंपल्सरी है, तुमको करना ही है। जितनी तुम इनकम कमा रहे हो उसका तुम्हें जितना टैक्स बनता है गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। दो तरह के टैक्सेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। नाम से ही पता लग रहा है, जो तुम डायरेक्टली पे करते हो वो है डायरेक्ट टैक्स, जो तुम इनडायरेक्टली पे कर रहे हो वो है इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा ऐसा मैम? हाँ, तो मैम एक एग्जांपल दो ना। ऑफ कोर्स, तुम दो एग्जांपल्स लो। डायरेक्ट टैक्स के अंदर बेस्ट एग्जांपल है इनकम टैक्स। जो इनकम कमाएगा वही टैक्स पे करेगा, जिसकी इनकम उसका टैक्स,
इनडायरेक्ट बेस्ट एग्जाम्पल लिख दो कमेंट सेक्शन में, एक बार लिख दो इनडायरेक्ट टैक्स का बेस्ट एग्जाम्पल, फटाफट लिख दो यार, फटाफट। एब्सोल्युटली, जिन लोगों ने यहाँ पे जीएसटी लिखा बिल्कुल करेक्ट लिखा। इट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि मोदी जी की गवर्नमेंट के टाइम पे हमारा रिप्लेस हुआ था यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर। मुझे लगता है इतना सबको क्लियर हो गया। डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन तुम्हारे सामने है। लाइबिलिटी टू पे टैक्स, लाइबिलिटी और बर्डन दोनों एक ही बंदे के ऊपर है, मतलब जो इनकम कमा रहा है वही पे कर रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट में ऐसा नहीं होता। इनडायरेक्ट में अल्टीमेटली जो बर्डन है टैक्स का वो कंज्यूमर के पास जाता है। इसमें बेस्ट एग्जांपल है, हम 5 स्टार होटल में खाना खाने जाते हैं, बड़ी खुशी खुशी खाना खा के आ जाते हैं, हर आइटम के आगे एक वर्ड लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। कितने लोगों ने सुना है? हाथ खड़ा करना। इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यस। हम जो भी पेमेंट कर रहे हैं, जो भी चीज खरीद रहे हैं ना, हम उसके अंदर बनता टैक्स पे करके ही आ रहे हैं। अगर हम 200 रुपए का डोसा खा रहे हैं, उसके अंदर जितना भी 20-30 रुपए टैक्स है वो लग के फिर 200 रुपया है। तो मतलब हम, हमारे दिमाग में ना कंसिडरेशन नहीं आती, हमें लगता है यार सब लोग ही पे कर रहे हैं, हम कोई एक्स्ट्रा थोड़े ना, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आ जाता है। ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब प्रोग्रेसिव, जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। ओके। दूसरी तरह का रेवेन्यू रिसीट है नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू रेवेन्यू रिसीट के अंदर ही आता है, समझ रहे हो? अरे बोर तो नहीं हो रहे? ध्यान से सुनते रहो यार, मुझे बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सीरियसली कह रही हूँ मैं, आराम से सुनते रहो मुझे। अच्छा, इसके अंदर गाइस फर्स्ट कंपोनेंट जो आता है ना, दैट इज प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। किसी तरह का कोई प्रॉफिट हुआ, किसी तरह का कोई इंटरेस्ट मिला गवर्नमेंट को। देखिए, ये देखिए नीचे बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है। प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे रेलवे, बेल, हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये सारी गवर्नमेंट एजेंसीज है ना, इनका जो भी रेवेन्यू है ना वो नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आता है। ठीक है। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू, जैसे मान लो कोई भी हमने गवर्नमेंट का काम करना होता है, हम फीस वगैरह हमारे से ली जाती है ना। जैसे नीचे देखो बड़ी अच्छी एग्जांपल्स यहाँ पे स्लाइड में लिखी हुई है। पासपोर्ट फीस, किस किस का पासपोर्ट बना हुआ है भाई? पासपोर्ट किस किस का बना हुआ है? मी ऐसे करके लिख दो, मी, मैम मेरा बना हुआ है, मैम मेरा बना हुआ है। तो जब भी तुम पासपोर्ट बनाने गए थे, पासपोर्ट फीस पर पे करके आए थे कि नहीं करके आए थे? ऑफ कोर्स करके आए थे मैम, पासपोर्ट फीस तो हम पे करके ही आए थे। तो ये जो पासपोर्ट फीस तुम पे करके आए थे ना, ये जो है ना, ये गवर्नमेंट का ना रेवेन्यू बन गया। ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू बन गया और ये रेवेन्यू रिसीट के कॉलम में चला गया। अब तुम सोचोगे अच्छा तो ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू था, अच्छा जो मैंने पे किया था। करेक्ट, एब्सोल्युटली। कोई तुमने कोर्ट कचहरी के चक्करों में कोई फीस पे की, कोई तुमने स्कूल की फीस की, गवर्नमेंट स्कूल्स की, गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कूल्स इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, बिकॉज गवर्नमेंट बजट इज ऑल अबाउट द गवर्नमेंट ओनली। ओके। अच्छा, अभी तुमको पता ही है, कुछ भी तुमको नया शुरू करना होता है, कोई भी इंडस्ट्रीज, ऑल्दो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम अबॉलिश हो गया हुआ है, बट फिर भी मेरे राजे गवर्नमेंट से लाइसेंस तो लेना ही पड़ता है ना, परमिशन तो लेनी पड़ती है ना कुछ भी करने के लिए। तो उसके लिए जो फीस लगती है वो लाइसेंस फीस के अंदर आती है। या कोई सपोज कोई फाइन लग गया, कोई पेनाल्टी लग गई, कुछ भी ऐसा, कुछ भी लॉ के अकॉर्डिंगली, तो वो ये सारी चीजें नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आएगी एंड इट कम्स अंडर रेवेन्यू रिसीट। ये बड़ा अच्छा पॉइंट लगता है मुझे, बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे। स्पेशल असेसमेंट, और बच्चे मोस्टली कंफ्यूज होते हैं। मैं ना अभी तो 2-3 दिन हमने ये चैप्टर करना है, मैं स्पेशल असेसमेंट पे ना बहुत बार MCQ पूछती हूँ। मोस्टली नीचे कमेंट सेक्शन में पढ़ रही होती हूँ, बच्चे कहते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल असेसमेंट, काइंडली मैम प्लीज एक्सप्लेन स्पेशल असेसमेंट। तो मैं अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि जब भी मैं तुम्हें MCQs या मेंटी क्विज कराऊँ ना, तो उसमें तुम लोग को याद रहे कि स्पेशल असेसमेंट आखिर होता क्या है। देखिए, एग्जाम्पल को ढंग से पढ़ लेंगे ना, हमें वैसे ही क्लियर हो जाना है। चलो आओ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इफ
वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी नियर अ मेट्रो स्टेशन हैज इंक्रीज्ड। बहुत ऑब्वियस बात है यार, आपको पता है, जो लोग यहाँ मुझे सुन रहे हैं अभी, अगर आप दिल्ली, बॉम्बे या कुछ जहाँ पे मेट्रोस चलती हैं उस एरिया में रहते हैं, तो आपको वैल्यू पता होगी कि जिन लोगों के घर मेट्रो के पास है उनको कितना फायदा है ना। तो बट ऑब्वियस था गाइस कि जिनकी प्रॉपर्टी मेट्रो स्टेशन के पास थी उसका एकदम से बहुत बढ़ गया प्राइस, है ना। उसका एकदम से बढ़ गया। अभी उसका जो एकदम से प्राइस बढ़ गया, ये हुआ तो गवर्नमेंट की वजह से ना। गवर्नमेंट ने इतना हेवी एक्सपेंडिचर लगा के वहां पे मेट्रो स्टेशन बनाया, तभी उसके आसपास की प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ा ना। येस और नो क्विकली कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ, येस और नो। यस मैम। तो इसी को हम कहते हैं, दिस इज नोन एज द वैल्यू ऑफ स्पेशल असेसमेंट। उसके बदले में ये जो तुम्हारा प्रॉपर्टी का चार्ज पड़ा, तुम्हें गवर्नमेंट को थोड़ा सा पे करना पड़ेगा ना, कि तुम्हारी वजह से गवर्नमेंट 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 सरकार 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 तुम्हारी वजह से मेरी प्रॉपर्टी का प्राइस हाई हो गया, ये लो मैं तुम्हें थोड़ी सी फीस पे करता हूँ। तो उस फीस को हम कहते हैं स्पेशल असेसमेंट। आई होप इट इज क्लियर। अल्ले वाह, ये बड़ा अच्छा है। एस चीट, इसके लिए तो मैं एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देती हूँ। ये बेचारा चिंटू है, कितना हंस रहा है। ये बेचारा सिंगल रहता है, कल्ला है, ये ओनली वन, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। इसने विल भी नहीं बनाई अपनी, अभी आगे पीछे है ही नहीं कोई, विल भी नहीं बनाई इसने। तो इसकी डेथ हो गई, अब चिंटू की डेथ हो गई। अब भी इसकी जो भी प्रॉपर्टी थी, जो भी इसका पैसा था, जो ये पीछे छोड़ के गया अपने, ठीक है, ये किसके पास चला जाएगा? जल्दी से मुझे बता। ये जो चिंटू है, इसकी प्रॉपर्टी और सारा इसका पैसा जो है, ये आखिर किसके पास चला जाएगा? जल्दी 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 यहाँ पे लिखते जाइए कमेंट सेक्शन में, मुझे पता होना चाहिए कि आपको समझ आ रही है। ये किसके पास चला जाएगा? अरे मैम, ये तो गवर्नमेंट ले जाएगी। बिल्कुल सही कहा यार तुमने, कितने इंटेलिजेंट हो यार तुम लोग। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट ले जाएगी, गवर्नमेंट उठा के ले जाएगी ये प्रॉपर्टी और ये पैसा। तो गवर्नमेंट का अब ये क्या हो गया? नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये जो सारे मैं आपको रेवेन्यूज करा रही हूँ ना, इट कम्स अंडर रेवेन्यू रिसीट। इट कम्स अंडर रेवेन्यू रिसीट। ये आज बड़े ध्यान से लेक्चर सुन लो। अगर तुम रियली कॉन्सेंट्रेशन से इसको सुन रहे हो ना, चाहे आंखें बंद करके सुन रहे हो, और बहुत ज्यादा इसको अपने अंदर तक लेके जा रहे हो, बहुत फायदा मिलेगा तुम्हें। एक्सटर्नल ग्रांट्स, ये क्या होता है मैम? देखो, कई बार क्या होता है गाइज, आपको फॉरेन कंट्री खुश होकर कोई गिफ्ट दे देती है, या कोई फॉरेन गवर्नमेंट या कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन से आपको कोई भी ग्रांट या कोई भी गिफ्ट मिल जाता है, ठीक है, जैसे आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से। जैसे होता है ना, कई बार अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, वॉर लग गई, भुखमरी हो जाती है, हमने भी देखा ही है। फिर टीवी पे भी आता है ना, अगर कोई अपने अकाउंट से हेल्प भेजना चाहता है इन एरियाज में तो वो भेज सकते हैं, सुना ही होगा, बड़े सारे एरियाज में ऐसा होता है। तो ऐसे ही कई बारी ना, जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, यूएनओ है, डब्ल्यूटीओ है, देयर आर सो मेनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो समटाइम्स गवर्नमेंट को वो पैसा भेज देते हैं। तो इस तरह का अगर कोई गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव कर रही है इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल हेल्प, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस, फाइनेंशियल हेल्प, क्योंकि इस केस में गवर्नमेंट को उसको पैसा वापस नहीं देना है। सी देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल ग्रांट एंड बोरोइंग्स। समटाइम्स ना बच्चे इसको बोरोइंग्स के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। नो 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 नो, बोरोइंग एक अलग चीज है, एक्सटर्नल ग्रांट एक अलग चीज है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो एक्सटर्नल ग्रांट और बोरोइंग के बीच में ये फर्क है कि एक्सटर्नल ग्रांट जो है ना, इट इज योर रेवेन्यू रिसीट, बट बोरोइंग इज योर कैपिटल रिसीट। बोरिंग बिल्कुल आपकी कैपिटल रिसीट है, क्योंकि ये आपको वापस देना पड़ेगा ना, ये आपकी लाइबिलिटी है, ये गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है। सो दिस इज एक्सटर्नल ग्रांट। अभी कैपिटल रिसीट के अंदर आ गए। अभी मैंने तुम्हें बताया बोरोइंग, सिंपल सी बात है, बोरो चाहे तुम डोमेस्टिकली कर रहे हो, अपनी कंट्री से कर रहे हो, या तुम बाहर वाली कंट्री से कर रहे हो, दोनों तरह की बोरोइंग्स को ही हम क्या लेते हैं? कैपिटल रिसीट। एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर माई बैड थ्रोट। एक पानी पी लेती हूँ थोड़ा सा मैं।
या उसके बाद आता है रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। अगर आपने किसी को कोई लोन दिया हुआ था, वो लोन आपको वापस मिल गया, तो बट ऑब्वियस गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया, तो ये जो गवर्नमेंट के पास पैसा आया, इसको हम कह सकते हैं कैपिटल रिसीट। देन डिसइन्वेस्टमेंट, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जब गवर्नमेंट सेल ऑफ कर देती है। देखिए, जब भी हम सेल करेंगे हमारे पास पैसा आएगा, जब भी हम परचेज करेंगे हमारे से पैसा जाएगा। सिंपल रूल है, आप इंडिविजुअली भी सोच सकते हैं। अगर आज मैं सेल कर रही हूँ तो ऑब्वियस बात है मेरे पास पैसा आएगा, और अगर आज मैं परचेज कर रही हूँ तो मेरा पैसा जाएगा, मेरा खर्चा होगा। तो डिसइन्वेस्टमेंट के केस में गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेलिंग कर रही है, सेलिंग कर रही है होल और पार्ट ऑफ द शेयर्स, राइट। तो इस केस में ये किसके अंदर आ जाएगा, कैपिटल रिसीट के अंदर। दैट्स इट गाइज, अभी आज के लिए मैं इतना ही करा रही हूँ, बिकॉज अदरवाइज ना हौच पौच हो जाएगा आपके माइंड के अंदर। जितना मैंने कराया है इसको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से अगर आपने सुना है, तो मुझे नहीं लगता कभी भी तुम्हें बजट के कंपोनेंट्स में प्रॉब्लम आने वाली है। आई डोंट थिंक सो। और इनकेस अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती भी है, डू लेट मी नो, मुझे आप बता सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम को यूं सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। तो आज के टॉपिक को मैं एक बार तुम्हें रिव्यू करवा दूं फटाफट से। ओके मैम, एक बार से रिव्यू मैं आपको करा देती हूँ, आज हमने किया क्या बेसिकली। लेट मी स्टार्ट विद फर्स्ट स्लाइड। या फटाफट से 5 मिनट का रिकैप, उसके बाद फिर हम लेक्चर को खत्म कर देंगे। गवर्नमेंट बजट का मतलब है गाइज ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आने वाले साल का। इट इज फॉर एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर, एक साल का। दो पार्ट्स हैं, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। दो कंपोनेंट्स हैं, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। दोनों के आगे दो दो एक्सपेंडिचर्स हैं, और दोनों के आगे दो दो कंपोनेंट्स हैं, दो दो पार्ट्स हैं। दैट इज रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट के अंदर कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इतनी बात क्लियर हुई? टू कंपोनेंट्स ऑफ बजट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, फिर मैंने तुम्हें टॉपिक कराया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। इसके अंदर मैंने तुम्हें बड़ा अच्छा सा शॉर्ट फॉर्म दिया, RIEER, RIEER। इसका फुल फॉर्म क्या है? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, एंड थर्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फोर्थ इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसका इंडिकेटर क्या है? GDP। Fifth is reducing regional disparity, that means encouraging setting up of production units into the economically backward areas। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद सिंपली मैंने आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, और मैंने आपको सिंपली बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल जो रिसीट है उसमें आपको ये देखना है, अच्छा पहले तो ना आपको ये सिंपली देखना है पैसा आ रहा है कि जा रहा है। पहला स्टेप, अगर तो पैसा आ रहा है तो वो रिसीट की कैटेगरी में आएगा, अगर तो पैसा जा रहा है तो वो एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा। अभी कंफ्यूजन यहाँ पे है कि कैपिटल आएगा कि रेवेन्यू, उसका तोड़ भी है मेरे पास। अगर तो वो एसेट या लायबिलिटी पे कोई असर डाल रहा है, अगर तो एसेट या लायबिलिटी पे कोई असर डाल रहा है तो वो उसको कैपिटल की कैटेगरी में रख दो, और अगर वो एसेट लायबिलिटी पे कोई असर नहीं डाल रहा, रेवेन्यू की कैटेगरी में आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। देखो, रेवेन्यू रिसीट भी कोई असर नहीं डाल रही, नीदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट। सिमिलरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कोई असर नहीं डाल रहा, नीदर क्रिएट एसेट नॉर रिड्यूस लायबिलिटी। दिस इज इट गाइस। अभी मुझे पता है तुम लोग स्माइल कर रहे हो, तुम्हें बच्चों जैसा लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें ये समझाने की कोशिश की है गाइस। अभी कल जब मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगी ना, इन सारे टॉपिक्स के एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। मैं आपसे पूछूंगी, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि आखिर ये किस कैटेगरी के अंदर आएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट। कल मैं अनाउंस कर रही हूँ यहाँ पर, एक मैं मेंटी लेकर आऊंगी,
सिर्फ और सिर्फ उस मेंटी में क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो आज का लेक्चर जितनी बार देख सकते हो देख लो। अगर तुम कल के मेंटी क्विज का विजेता बनना चाहते हो सो कल 12 बजे बिल्कुल तुम हाजिर हो जाना। सबसे पहले स्टार्ट ही मैं मेंटी से कराऊंगी एंड आफ्टर डूइंग मेंटी फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आई होप लेक्चर वुड बी रियली एडवांटेजेस टू यू। तो आप लोग अब कल मुझे मिलना 12 बजे, और जो भी आपके डाउट्स होंगे कल बिल्कुल मैं आपके सारे डाउट्स जो हैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगी। So thank you so much everyone. Thank you so much for patiently listening to me. So this is Dr. Nitika from Unacademy signing off. Thank you so much.